जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। कल के वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में बेसिक पूरा समझा था। राष्ट्रपति का पूरा एकदम पद, निर्वाचन, ठीक है, योग्यता, शर्तें, दशाएं, कोलेजियम सिस्टम, उसका महाभियोग, उसका शपथ, ठीक है। आज हम देखिए राष्ट्रपति के बारे में, ये सेकेंड एंड लास्ट वीडियो है दोस्तों। यानी आज राष्ट्रपति हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। हमने प्रयास किया है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी तथ्य है उसको बताने का। यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य तथ्य, यानी राष्ट्रपति के बारे में जो कल हम नहीं बता पाए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रपति जो होता है पूरे भारत में सर्वोत्तम पद होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का पद सर्वोत्तम होता है, परंतु हमने कल यह भी बताया था कि अगर संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका का प्रमुख पूछा जाए तो राष्ट्रपति को टिक लगाना है, परंतु अगर राष्ट्रपति तो लगाना ही है, परंतु अगर कह दे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, तो एक्चुअली दोस्तों वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का, ठीक है, क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है तो प्रधानमंत्री उस दल का नेता होता है जिस दल को संसद में बहुमत होती है दोस्तों, उसको लोग प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजता है। इसलिए वास्तविक प्रमुख वो हो जाता है कौन, प्रधानमंत्री, क्योंकि संसद में सारा बिल वगैरह पेश करता है। चलिए ठीक है, वो सब कल हम चर्चा किए। तो आज हम थोड़ा सा फैक्ट को देखेंगे। तो अभी तक राष्ट्रपति में पता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन होता है, तो उसके निर्वाचन के लिए, ठीक है ना, आपको वर्तमान में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक अलग अलग होने चाहिए। ये अनुमोदक या ये प्रस्तावक कौन बन सकते हैं, तो निर्वाचित एमएलए बन सकते हैं, यानी विधानसभा के निर्वाचित एमएलए बन सकते हैं, तथा राज्यसभा के निर्वाचित एमपी बन सकते हैं, या लोकसभा के निर्वाचित एमपी बन सकते हैं। बस यही 3 जगह के सदस्य जो कि निर्वाचित होते हैं वो निर्वाचन भी करते हैं और प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकते हैं दोस्तों। ओके, तो अभी तक मैक्सिमम 5 बार पर्ची भरे हैं, यानी 5 बार राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने, ठीक है, पर्ची भरा। यह पद मतलब राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन लड़े। तो उनका नाम है दोस्तों हरिराम चौधरी। क्या नाम है दोस्तों, हरिराम चौधरी। हालांकि यह कभी जीत नहीं पाए, फिर भी इन्होंने 5 बार, ठीक है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ा। अब बात को समझिए, पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ भी नहीं था नियम, फिर नियम बनाया गया 1952 में कि 1 प्रस्तावक होना चाहिए, 1 अनुमोदक होना चाहिए, और कितना पैसा यानी जमानत राशि 0 होना चाहिए। फिर उसको बढ़ा के 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक, और पैसा कितना कर दिया गया था दोस्तों, 2500। फिर उसको बढ़ा के 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 क्या कर दिया गया दोस्तों, जमानत राशि, जो कि आरबीआई को दे है। तो इस सब चीज़ को भी समझते चलना है। हम जो भी बता रहे हैं उसका पीडीएफ बहुत ही डीप में, लगभग पीसीएस आईएएस लेवल का पीडीएफ मेरा खुद का बनाया हुआ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, आप जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप समझिए, अभी तक भारत के इतिहास में कुल 7 महिला उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए खड़ी हुई हैं। कुल भारत के इतिहास में कितनी, 7 महिला उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़ी हुई हैं, जिसमें आपको पता है कि 2 महिलाओं राष्ट्रपति बनने में सक्षम हुए, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जीती। उसमें सबसे पहला कौन थी दोस्तों, बरहामी राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों। और वर्तमान में कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। 2022 में कौन बनी है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू, जो कि ओडिशा के हैं और संथाल जनजाति से आती हैं दोस्तों। तो वर्तमान में यही 2 को जीती हैं, बाकी अन्य 5 नहीं जीत पाई हैं दोस्तों। यह भी फैक्ट हमारा क्लियर हो गया। अब समझिए, कल हम राष्ट्रपति का निर्वाचन आप लोग को बताए थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति पर होता है, अनुपातिक होता है, यानी कि आपको एक कोटा पूरा करना होता है दोस्तों। कोटा क्या होता है दोस्तों, कि आपको जितना व्यक्ति उसमें मत देगा उसका मूल्य होता है दोस्तों, आगे हम इसी में समझेंगे। तो उसका 50% से आपको कम से कम 1 ज़्यादा लाना होगा दोस्तों। तो एक बार ऐसा हुआ है हमारे संविधान में। अभी तक क्या होता है कि प्रथम चक्र की ही मतगणना में, ठीक है ना, राष्ट्रपति घोषित हो जाता है, परंतु एक बार सिर्फ ऐसा हुआ कि द्वितीय चक्र की गणना कराई गई थी दोस्तों, जिस समय बीबी गिरी क्या हुए थे, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ठीक है। आप समझिए, भारत के इतिहास में अब तक मात्र एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध चुने दोस्तों। निर्विरोध का अर्थ है दोस्तों कि इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। वो कौन थे, नीलम संजीवनी रेड्डी। कौन थे दोस्तों, नीलम संजीवनी रेड्डी दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति का जो, ठीक है ना, निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है दोस्तों। तो
विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होता है उसको एमएलए बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसा नहीं कि एक एमएलए वोट दिया तो एक एमएलए का वोट एक होगा, नहीं दोस्तों, हर एक राज्य के एमएलए का वोट अलग अलग होता है, लेकिन एमपी का वोट समान होता है। यहाँ पे समझिए, अगर एक एमएलए के वोट का मूल्य निकालना हो तो उस राज्य के, जिस राज्य का वो एमएलए है, उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के टोटल एमएलए से भाग देंगे और जो आएगा उसका गुना 1/1000 करेंगे। दोस्तों फिर से समझिए, एक एमएलए का वोट, एमएलए किसको बोलते हैं दोस्तों? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का सदस्य, ओके, जो निर्वाचित है उसके बारे में है। एक एमएलए का वोट क्या होगा दोस्तों? जिस राज्य का वो एमएलए, मान के चलिए बिहार का एमएलए, तो बिहार की कुल जनसंख्या बटा बिहार में जितने एमएलए निर्वाचित है गुना 1/1000। तो ये जो मूल्य निकलता है दोस्तों, इसी को एक एमएलए का वोट मूल्य बोलते हैं। हर एक राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी का समान भी हो सकता है। वर्तमान में कहा जाए तो बिहार में एक एमएलए का वोट कितना है दोस्तों? 173। 28 राज्य है, ठीक है, उसका हम लोग क्यों याद करेंगे? एक बिहार का याद कर लेते हैं 173, और सबसे मैक्सिमम एक एमएलए का वोट का मूल्य का इसका है दोस्तों यूपी का, और सबसे कम 7 का दे तो सिक्किम का। दोस्तों इसको हम लोग याद रखेंगे। अब समझिए, यह जो राज्य की जनसंख्या जो यहाँ पे काउंट होती है दोस्तों, वह वर्तमान यानी 2011 की जनसंख्या काउंट नहीं होती, बल्कि यहाँ पे 1971 की जनसंख्या काउंट होती है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि 1971 में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जनसंख्या लगभग समान थी दोस्तों, पूर्णतः नहीं, लगभग समान थी दोस्तों। वर्तमान में ऐसा हुआ है कि उत्तर भारत में तेजी से मतलब कि बच्चे पैदा हुए और बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ा। तो दक्षिण भारत का कहना है कि अगर वर्तमान जनसंख्या के आधार पर अगर वोटों का मूल्य मतलब कि निकाला जाए तो ऐसे में क्या होगा कि राष्ट्रपति को मान के चलिए कि उत्तर भारत वाला अगर 5 को स्टेट दे दिया, ठीक है ना, तो वो तो जीत जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होगा तब वोट का मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए साउथ के जो रीजन है उन लोग का थोड़ा सा प्रोग्रेस कम है। अब समझिए कब तक रहा? 1971 का जनसंख्या का प्रयोग कब तक किया जाएगा दोस्तों? 2026 तक आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में कब तक है? 2026 तक। अब ये कब जुड़ा? तो 84वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2002 में। 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और लिख दिया गया कि वर्तमान में एक एमएलए का वोट का मूल्य जो भी निकलेगा या मतलब कि राज्य की जनसंख्या जो ली जाएगी वो 1971 की जनसंख्या ली जाएगी दोस्तों 2026 के बाद। अब देखिए क्या संसद इसमें मतलब कि चेंजेस करता है। आप समझिए, एक एमपी का वोट हम कैसे निकालेंगे? देखिए एमपी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वह लोकसभा में बैठे चाहे वह राज्यसभा में बैठे, कहलाएगा एमपी। परंतु अगर राज्य में विधानमंडल में बैठे तो एमएलए और विधान परिषद में बैठे तो एमएलसी। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, वहीं विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी विधानसभा का सदस्य क्या होगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसका होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ लीजिए, एमपी क्या होता है? सांसद होता है दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के भी सदस्य को एमपी कहते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य को एमपी कहते हैं। तो एमपी के वोट का मूल्य, एक एमपी के वोट का मूल्य कैसे निकाला जाएगा? पूरे भारत में जितने एमएलए हैं उनके कुल वोट का मूल्य को योग साथ में जितने सांसद वर्तमान में निर्वाचित हैं, ठीक है, उससे जब डिवाइड करेंगे तो वर्तमान में देखिए 700 आता है। एक एमपी का वोट का मूल्य कितना आता है दोस्तों? 700, जो कि पूरे भारत में कोई भी एमपी होगा उसका वोट कितना आता है? वोट मूल्य 700। देखिए ये निर्वाचित के बारे में, क्योंकि मनोनीत जो है, जिसको कि मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो और राष्ट्रपति के मतलब कि निर्वाचन में भाग नहीं लेता, तो उसका यहाँ पे नहीं काउंट किया गया। अब समझिए, अगर राष्ट्रपति के चुनाव से कोई विवाद हो जाता है, मान के चलिए कि राष्ट्रपति का चुनाव से रिलेटेड कोई मान के चलिए संसद में आपत्ति हो जाती है, तब 20 संसद, कम से कम लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी 20 को मिलके अगर लिखित रूप से चुनाव के 30 दिन के भीतर अगर सुप्रीम कोर्ट में मान के चलिए कि पेश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस विवाद को हल करेगा। और राष्ट्रपति का चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो पूरे भारत में ओनली एंड ओनली यानी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस विवाद का निपटारा करेगा। या तो वह चुनाव को रद्द करके दोबारा चुनाव कराने की घोषणा कर सकता है, या फिर उसको सही ठहरा सकता है कि नहीं नहीं इसका निर्वाचन ठीक हुआ, या फिर कहेगा कि यह राष्ट्रपति को नहीं, एक गलत तरीका से बना, इसके जगह पर उस राष्ट्रपति को, ठीक है, किसी सेकंड वाला को या थर्ड वाला को राष्ट्रपति बनाने का यह कर सकता है, और जो कह देगा वही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब समझिए, एक समय मान लीजिए कि हम आपको बताए थे कल कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देता है दोस्तों, या महाभियोग की प्रक्रिया से उसे हटा दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। परंतु एक समय ऐसा आया कि जब जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे,
तो वह उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का एक मतलब संयोग था कि वह जब बाथरूम में गए तो उनका पैर फिसल गया और उनकी मृत्यु हो गई। वो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद। संयोग देखिए कि उनका भी मृत्यु उसी बाथरूम में हुआ फिसलने से, दोनों मुस्लिम थे। ठीक है, ये संयोग है, ऐसा कुछ नहीं समझिएगा। ठीक है, अब समझिए एक समय ऐसा हुआ कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो बीबी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो वो क्या बन गए? राष्ट्रपति का कार्यवाहक रूप संभालने लगे। उस समय इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को कहा कि जे आप जल्दी से रिजाइन दे दीजिए और आइए चुनाव लड़ते। तो ऐसा हुआ कि उस समय कौन बनेगा राष्ट्रपति? तो उसी समय एक कानून बना था दोस्तों 1969 में, ठीक है ना, कि अगर राष्ट्रपति मर गया और उपराष्ट्रपति उस कार्य को संभाल रहा है, अगर उपराष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे दे या मर जाए या फिर किसी प्रक्रिया से हट जाए या छूट, तो उसके बदले सीजे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जो भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, चाहे वो 1 सेकंड के लिए करे, वो राष्ट्रपति का शपथ लेगा दोस्तों। राष्ट्रपति का जो भी वेतन भत्ता, राष्ट्रपति भवन जो भी मिलता है, इसको भी सुविधा मिलेगा। अब समझिए, तो एक का प्रावधान आया 1969 में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। मान के चलिए कि किसी कारण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश भी पद इस्तीफा दे देता है, तो उस अभी वर्तमान में 33 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उसमें से किसी को बनाया जाएगा। ठीक है, उतना 3300 के 3300 थोड़े न मर जाएगा। अब समझिए, राष्ट्रपति परंपरा क्या बताया था कि महाभियोग चलाई जाती है पूरे संसद में, यानी पूरे संविधान में, सॉरी संसद में नहीं, पूरे संविधान में महाभियोग शब्द की जो चर्चा की गई है यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए की गई है। तो लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 56 में। और महाभियोग की प्रक्रिया कैसे कैसे महाभियोग लगेगा, कौन सा सभा में पेश होगा, कैसे होगा, कितना बटा कितना सदस्य, कल हम बताए थे, वो है महाभियोग की प्रक्रिया 61 में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। महाभियोग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 56, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। अब समझिए, कल हम क्या बताए थे? पकानी कोक्का 2.52-53 से लेकर के 61 तक। अनुच्छेद 53 क्या कहता था? कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों। यह आर्टिकल 53 में हम कल चर्चा किए थे। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं। साफ साफ संविधान के अनुच्छेद 71 के 1 में लिखा गया है, अनुच्छेद 71 के 1 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए कौन सी होगा दोस्तों? मंत्रिपरिषद होगा, और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वह प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। अब समझिए, आर्टिकल 71 के 1 में साफ साफ लिखा गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, ठीक है, सहायता शब्द, सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। अब समझिए, प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है? बिल्कुल गलत दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री को आप वोट देकर नहीं चुनते हैं। आपको क्या लगता है? वो जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं लड़ते हैं, बल्कि वह एक सांसद के तौर पे लड़ते हैं। लेकिन जब बीजेपी से वो है, जब बीजेपी का बहुमत आ जाता है, बीजेपी का मोदी की तरह बहुत सारे सांसद जीत के जाते हैं, तो उन सब में से मोदी जी को नेता चुना जाता है, और उनकी नियुक्ति किसी भी सांसद को, जिनको कि नेता चुन लेगा, उनको नियुक्ति कर देगा एज अ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। ये नहीं कि मोदी जी खड़ी होते थे कहीं से कि हम प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ी रहे, ये मन में नहीं बैठाना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। समझ गए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और उसके बाद क्या करते हैं? जो मंत्रिपरिषद होता है उसका भी मतलब कि शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? यही राष्ट्रपति। लेकिन आपको लोकसभा या राज्यसभा का जो, राज्यसभा का नहीं सॉरी, लोकसभा के जो बाकी सांसद चुना के जाते हैं, इनको राष्ट्रपति नहीं शपथ दिला के, राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है और वह जाके सबको शपथ दिलाता है। आगे देखेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति किसको किसको शपथ दिलाता है, तो देखिए यूनियन टेरिटरी के सीएम। अब समझिए बात को, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बिहार है, बिहार के जो भी मुख्यमंत्री होंगे, जैसे मान के चलिए नीतीश कुमार, तो इनको शपथ बिहार का राज्यपाल दिलाएगा दोस्तों। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 2 है, एक दिल्ली में विधानसभा है, एक पुदुचेरी में विधानसभा है। यह दोनों संघ शासित प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पे राज्यपाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा होने के कारण क्या होता है दोस्तों? सीएम होता है। तो यहाँ के स्पेशली यही 2 जगह है, ये 2 जगह के सीएम को कौन मतलब कि शपथ दिलाते हैं दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष, या यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, या चुनाव आयोग के अध्यक्ष, या फिर सुप्रीम कोर्ट के मतलब के न्यायाधीश, या फिर मुख्य कोर्ट के मतलब मुख्य न्यायाधीश। इन लोगों का कौन दिलाते हैं? या राष्ट्रपति। और भी बहुत सारा है, महिला अधिकार, मानवाधिकार वगैरह वगैरह। अब समझिए, लोकसभा में हम एक चीज़ बता भी दी है, फिर से एक बार समझ लीजिए। लोकसभा में देखिए,
सबसे पहले तो लोकसभा का जेनुअली मेंबर कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऐसे मान के चलिए कि वो राज्यसभा से भी हो सकता है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को, ठीक है ना, राष्ट्रपति शपथ दिला देता है। लेकिन इतना लोकसभा में इतना सांसद चुना के जाता है दोस्तों, 543 टोटल संख्या अभी वर्तमान में निर्वाचित हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम संख्या 550 है, ठीक है ना। अब समझिए वो मतलब जम्मू कश्मीर में पीओके है, उसके लिए 7 सीट खाली छोड़ दिया जाता है। तो समझिए बात को, 2 आंग्ल था वो भी वर्तमान में खत्म कर दिया गया, उसको भी समझेंगे। तो लोकसभा में जो भी सांसद जाता है, क्या राष्ट्रपति उन सभी को शपथ दिलाता है? तो नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति उन्हीं सब में से एक प्रोटेम स्पीकर को चुनता है, ठीक है दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर को यह अधिकार देता है कि तुम सारे को शपथ दिलाओ। साफ साफ लिखा जाता है कि राष्ट्रपति खुद कर सकता है या किसी को उसके लिए नियुक्त कर सकता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है लोकसभा में, और लोकसभा के सभी संसद मतलब कि सदस्य को, सांसद को क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ दिलाता है। ओके दोस्तों, अब समझिए आर्टिकल 331 में लिखा गया था कि लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 331 में लिखा गया था कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, 2 आंग्ल भारतीयों को। परंतु 104वां संविधान संशोधन मोदी जी किए और इसको वर्तमान में रोक दिए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आंग्ल भारतीय किसको कहेंगे, इसकी परिभाषा किस में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 366 के 2 में। देखिए ये सब फैक्चुअल चीज़ है, बार बार पढ़ने से आपको रिवीजन होगा। मेरा नोट्स जरूर पढ़िएगा, नोट्स टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाइएगा। आपको नहीं मिले तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी चैनल है, आप उससे जुड़ के मैसेज कीजिएगा हमें। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को वीटो पावर होता है दोस्तों, वीटो शक्ति होता है। देखिए सारा काम तो राष्ट्रपति है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है दोस्तों, परंतु जो वीटो पावर है यह राष्ट्रपति अपने विवेक से या अपने विचार से करता है दोस्तों। तो इसके पास 3 प्रकार के वीटो होता है। पहला आत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा पॉकेट वीटो। पॉकेट यानी कि जेबी, पॉकेट वीटो को ही जेबी वीटो कहते हैं। अत्यांतिक वीटो उस वीटो को कहते हैं जिस वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी मतलब कि पहले समझिए संविधान संशोधन, ठीक है, मतलब संसद में 3 प्रकार के बिल पे मतलब कि विधेयक पारित होता है। पहला संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा धन विधेयक और तीसरा साधारण विधेयक। तो धन विधेयक तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पारित होता है, इसलिए इस पर रोक या वीटो नहीं लगा सकता है राष्ट्रपति। सिंपल एकदम समझ लीजिए, धन विधेयक पर रोक वीटो नहीं लगा सकता है राष्ट्रपति, और संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग सिर्फ व सिर्फ साधारण विधेयक पर लगा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज मन में बैठा लीजिए। आत्यांतिक वीटो का मतलब है कि ना कर देना। हम जैसे लोकसभा, ठीक है, पारित किया साधारण विधेयक, राज्यसभा भी पारित कर दिया, अब राष्ट्रपति के पास आया तो उसका या मतलब कि क्षमता है या वह उसको साफा मना कर सकता कि नहीं, यह असंवैधानिक है या कुछ भी कारण। दूसरा निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति कह सकता है कि इस विधेयक पर आप पुनः विचार कीजिए, हमको ऐसा ऐसा कमी लगता है, इसको सुधार कीजिए। अगर संसद बिना सुधार के दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो राष्ट्रपति बाध्य है, वह सिग्नेचर करेगा ही करेगा। परंतु एक है पॉकेट वीटो। जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पास होके जाता है परंतु वह उसका जवाब ना हाँ देता ना देता, और कभी जब तक मन होगा जब तक वो कोई जवाब नहीं देगा, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं, वो है पॉकेट वीटो। कहने का मतलब विधेयक को मोड़ के पॉकेट में रख लिया, इसी से इसका नाम पड़ा पॉकेट वीटो। हालांकि पॉकेट वीटो उसका ओरिजिनल नाम है, ठीक है। अब समझिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों? देखिए मान के चलिए केंद्र में क्या है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती, यानी यह इसका कार्यकाल चलते रहेगा दोस्तों। परंतु लोकसभा कभी कभी ऐसा होता है कि उसका बैठक नहीं होता या उसका विघटन हुआ रहता, तो उस समय, ठीक है ना, क्या होता है कि राष्ट्रपति कोई कानून बना के उसको चला सकता है दोस्तों, खुद अपना विवेक से। उसी को अध्यादेश कहते हैं। यानी राष्ट्रपति अपने आदेश को, ठीक है ना, अध्यादेश की तरह यूज कर सकता है। या कितना दिन तक हो सकता है दोस्तों? 6 महीना तक मैक्सिमम चल सकता। परंतु राज्यसभा तो मतलब अस्थायी सदन चलता ही रहता है। लोकसभा जैसे ही आता है, तो लोकसभा जैसे ही आया यानी दोनों सदन जब चलने लगा तो 6 सप्ताह के भीतर इनके अध्यादेश को अगर लोकसभा पारित कर दिया राज्यसभा मिलके, तब इनका अध्यादेश आगे कानून बनेगा। अगर पारित नहीं किया तो 6 सप्ताह के भीतर खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब समझिए, यह अध्यादेश जो है, यह अध्यादेश एक बार ऐसा हुआ था 1971 से 81 या 86 के बीच में, बिहार में 250 बार अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर दिए थे। यानी मान के चलिए कोई कानून बना है, ठीक है ना, और राष्ट्रपति 6 महीना तक तो संसद पारित करे या ना करे, चल रहा है। तो इसी के लिए एक केस हुआ था दोस्तों, DC वाधवा वर्सेज बिहार, DC वाधवा वर्सेज बिहार 1986 में, जिसमें फिर यह
सुप्रीम कोर्ट कहा कि एक ही अध्यादेश को आप बार बार जारी नहीं कर सकते हैं और अध्यादेश का भी यह मतलब कि रोक लगा सकता है बहुत तरह से। आप समझिए, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से समझेंगे, ठीक है। बहुत फैक्ट हम बता दिए दोस्तों, इतना में एकदम अगर आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। नोट्स में बहुत डीप में है, कहिएगा तो थोड़ा आसान दे देंगे, काहे कि वो पीसीएस लेवल का तो आपको बहुत हाई लगे। देखिए, क्षमा में 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। देखिए, पहला तो एकदम क्षमा कर दिया, सॉरी हाँ, जो भी क्षमादान की शक्ति है, पहला भी एकदम क्षमा कर दिया। आपको फांसी की सज़ा हो, किसी चीज़ का सज़ा हो, आपको कह दिया राष्ट्रपति जाइए, आप आज से आज़ाद है, आप एकदम फ्री हो जाइएगा, आप एकदम वाइट हो जाइएगा। एक पर होता है बहुत तरह के, एक भी होता है कि आपको सज़ा को मतलब कि कठोर सज़ा को सिर्फ नॉर्मल सज़ा में कर देगा, लेकिन आपका जो मान के चलिए 5 साल के आपको सज़ा मिला, ठीक है, कि काम करते रहना सज़ा भी है, तो नहीं, उसको नॉर्मल सज़ा में बदल देगा, लेकिन 5 साल का 5 साल रहेगा। एक में है कि आपकी अवधि को कम कर देगा, 5 साल के सज़ा को 2 साल में कर देगा। एक है कि आपका शारीरिक संरचना, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, वह किसी का मर्डर कर दिया या कोई भी ऐसा मतलब जुर्म खतरनाक उस पर हो, तब क्या कर सकता है राष्ट्रपति कि उसको पर रोक लगा सकता है कि नहीं, इसका बच्चा पहले होगा, बच्चा जब वयस्क होगा या 5 साल का होगा तब इसको फांसी दिया जाएगा या ये किया जाएगा, तो यानी रोक लगा सकता है। और एक होता है तत्कालीन रोक कर सकता है, जैसे कि मान के चलिए कि किसी तरीका का आया कि फल्ला के फांसी हो गया या कुछ भी, तो राष्ट्रपति को ऐसा उस समय टाइम नहीं रहेगा देखने का, उसका केस स्टडी पढ़ने का, तो वह कह सकता है कि वर्तमान में इसके सज़ा पर रोक लगाओ, हम बाद में इसको देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसका कुछ होता नहीं, वर्तमान में जो सज़ा मिलने वाला था उस पर सिर्फ रोक लगाता। तो यही 5 तरीका हुआ। एक और समझते हैं, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को मान के चलिए कि किसी तरीका से कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है दोस्तों। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से क्या सलाह ले सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का सलाह दिया, मान के चलिए अध्यादेश पारित करना या कुछ भी करना, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा कि हम ऐसा अध्यादेश बनाना चाहते हैं वगैरह, कुछ भी सलाह ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, सलाह मान होगा तो देगा, नहीं मान होगा तो नहीं देगा। लेकिन जनरली राष्ट्रपति ना पूछता है, ना सुप्रीम कोर्ट को देवे की जरूरत पड़ता है, लेकिन दे देगा। और हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। ये कहेगा कि ना ये अध्यादेश पारित ना कीजिए, लेकिन राष्ट्रपति के मन होगा तो ये पारित करिए देगा। यानी ना ई देने के लिए बाध्य है, ना ई मानने के लिए बाध्य है। हमको समझ से राष्ट्रपति के अन्य तथ्य भी हम खत्म किए। तो कल हम उपराष्ट्रपति के लिए मिलते हैं, और कल हम बिहार एसएससी में जितना सिलेबस है, ठीक ना, कोशिश करेंगे उसका चर्चा करने का। और सिलेबस में जितना भी टॉपिक है, पूरा टॉपिक को 3 महीना में 90 डेज हम चैलेंज एक बार स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं कि 90 डेज का हम चैलेंज स्टार्ट करेंगे। एक दिन में कितना वीडियो अपलोड करना, उसके माध्यम से हम 90 डेज में पूरा कोर्स को खत्म करेंगे दोस्तों। आप लोग का सहयोग रहा तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।